हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन सा अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक है और एक नई यूनिट है जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन। भाई एक्चुअली हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, वैसे तो सबको पता है ये हर जगह एप्लीकेबल है, बट अगर आप बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, किसकी बात करें भाई, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की, तो वहां पर आपको दो पेपर देखने को मिलते हैं भाई। दो पेपर कौन सा सर? पहला है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए और दूसरा पेपर है हमारे पास रीअरेंजमेंट्स एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट। भाई दो पेपर हमारे पास एनईपी बेस्ड बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सर जो पहला पेपर है जिसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, इसमें हमारे पास 8 यूनिट है, जिसमें पहली यूनिट का नाम है भाई केमिस्ट्री ऑफ एल्केन एंड साइक्लोएल्केन। इसको हम सर कवर कर चुके हैं, इसको हम पढ़ चुके हैं और इसके सारे के सारे क्लास नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस पर अपलोडेड भी हैं और सारे के सारे लेक्चर्स यूट्यूब चैनल जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस पर अपलोडेड है ना। तो आप जाएंगे तो सीधा सीधा प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, आपको मिल जाना है। ठीक है सर, दूसरी यूनिट जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन, इसको भी हम कवर कर चुके हैं। इसके भी क्लास नोट्स अगर आप ढूंढोगे तो टेलीग्राम पे जाइए और लेक्चर चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल पे आ जाइए जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी थर्ड यूनिट इस पेपर की, जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन, जो कि बहुत सिंपल सा है, बहुत छोटी सी यूनिट है। इसमें क्या क्या करने वाले हैं अभी जानने वाले हैं। दूसरी बात सर, हमारे पास जो दूसरा पेपर है जिसका नाम है रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी पहली यूनिट है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। सर इसको हम कवर कर चुके हैं, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स को हम पढ़ चुके हैं और इसके सारे के सारे क्लास नोट्स आपको वहीं मिलेंगे। जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर आप चले जाएंगे, वहां पर इसके क्लास नोट्स मिल जाएंगे और आपको सारे के सारे लेक्चर्स आपको अपने यूट्यूब चैनल यानी जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस पर मिल जाएंगे। सारे के सारे लेक्चर्स एक जगह है, प्लेलिस्ट बना रखी है, किसी को ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर फिर भी ना मिले तो आप इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको हर एक यूनिट का मैंने लिंक अपलोड कर रखा है, आप लिंक पर क्लिक करेंगे सीधा प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। अगला है सर, फिर हमारे पास कैटालिसिस। सर कैटालिसिस को भी हम कवर कर चुके हैं और इसके बाद केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेंथेनाइड है, एक्टिनाइड्स है, मेटल कार्बोनिल्स है, बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको हम आगे करने वाले हैं। तो फिलहाल हम पहले पेपर की थर्ड यूनिट को आज करने वाले हैं, क्योंकि पहले पेपर की 2 यूनिट हो चुकी हैं, दूसरे पेपर की भी 2 यूनिट हमारे पास हो चुके हैं, ओवरऑल 4 यूनिट होगी। 5वीं यूनिट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन। चलिए अब हम जानते हैं कि इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी बड़ी यूनिट होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं भाई, ये जो यूनिट है आपकी बहुत छोटी होने वाली है, ज़्यादा लेक्चर्स नहीं होने हैं। मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लेक्चर होंगे और इसमें आपका जो यूनिट है ये कवर हो जाएगी, है ना। इसमें पढ़ना क्या है ये सुन लीजिए भाई। पहली बात तो एल्काइन क्या होता है ये तो जानना ही जानना है ना। एल्काइन के बाद इसके एल्काइन के आईयूपीएसी जानेंगे, एल्काइन के टाइप्स जानेंगे और इनके अलावा क्या बचता है, एल्काइन की प्रिपरेशन, ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है जिनसे हमारा एल्काइन बनता है उनको हमें जानना है। एल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो हमें जाननी है और द लास्ट वन इज एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज को भी हमें जानना है कि एल्काइन की जो केमिकल प्रॉपर्टी, किस तरह की केमिकल रिएक्शंस हमारे एल्काइन देते हैं, उनको भी जानना है। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और है जिसमें हमें रेडियो सिलेक्टिविटी और आपकी स्टीरियो सिलेक्टिविटी, इसको जानना है और इसके अलावा कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी यूनिट है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना एल्काइन के पास। भाई हमको पता है एल्काइन पढ़ना है, तो भाई अभी तक अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की, जहां बात कर रहे थे, तो हमारी पहली यूनिट क्या थी, एल्केन थी सर। दूसरी यूनिट क्या थी, एल्कीन थी सर। तीसरी यूनिट क्या थी, तीसरी यूनिट थी हमारे पास एल्काइन। यही तो था, एल्केन था, एल्कीन था, एल्काइन था। सर अगर हम यहाँ पर बात करें एल्केन, ये भी हाइड्रोकार्बन होता है, ये भी हाइड्रोकार्बन होता है, ये भी हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन क्या मतलब है, आप एल्केन देख लो, एल्कीन देख लो या एल्काइन देख लो, सभी के सभी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होता है। दैट्स वाई हमने इसको क्या बोला था सर, ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, यही तो कहा था। अच्छा अंतर क्या था भाई, यहाँ एल्केन में हमने देखा था सर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन में हमने देखा था कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, एल्काइन में हमने देखा सर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। एल्कीन में सिंगल बॉन्ड,
एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो भाई एल्केन हम पढ़ चुके हैं, एल्कीन हम पढ़ चुके हैं, एल्काइन आज हम स्टार्ट करें, चलो इसकी भी बात सुन लेते हैं। अच्छा एक और चीज भाई, जहां सिंगल बॉन्ड होता है, यहां पर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, हम उसको बोलते हैं सैचुरेटेड है। ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेशन है, कंप्लीट बैलेंस है विद सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर कहीं पर डबल बॉन्ड आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हम उसको क्या बोले थे, हम उसको बोले थे सर ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। कुल मिलाकर हम एक चीज कह सकते हैं, सर एल्काइन क्या होता है, सर एल्काइन जो होता है हमारे पास, जो एल्काइन है वो हमारे पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। पहली बात अगर हम बात करें, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं, हल्की हल्की सी चीजें जानना स्टार्ट करते हैं। क्या है एल्काइन के बारे में, सर हम कहें पहली बात ये है कि सर जो एल्काइन है दैट इज अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक। अनसैचुरेटेड होता है, एलिफेटिक होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। अनसैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाना चाहिए। तो एल्काइन में कौन सा पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, एक टर्म हमने यूज किया भाई एलिफेटिक। आपने अगर शुरुआत के लेक्चर्स किए होंगे तो वहां पर मैंने आपको एल्केन वाले में बताया था, जब हमने हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन किया था तो दो टर्म होते हैं, एक होता है एलिफेटिक, दूसरा होता है एरोमेटिक। सर एरोमेटिक की कुछ ना कुछ स्पेशल कंडीशन होते हैं और मुझे लगता है शायद इसके बाद ये यूनिट है आपकी, इसके बाद ये यूनिट है दैट इज हाँ एरोमेटिसिटी एंड केमिस्ट्री ऑफ एरीन है। तो यहीं पर हम एरोमेटिसिटी को ढंग से पढ़ेंगे। तो भाई एरोमेटिसिटी क्या होता है कि नेचर होता है, किसी भी कंपाउंड का नेचर होता है। एरोमेटिसिटी कहते हैं सर वही कंपाउंड एरोमेटिक होगा जो साइक्लिक होगा, जिसमें पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होगा, और उसमें पाई बॉन्ड भी कैसे होंगे, पाई बॉन्ड भी आपके हकर रूल को फॉलो करने वाले होंगे, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वहां पर होने चाहिए। ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो कहाँ की होती हैं, हमारे पास एरोमेटिक की होती हैं। अगर वो कंडीशंस फॉलो नहीं होती तो फिर हम क्या करते हैं, जो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं एलिफेटिक। अगर वो कंडीशन फॉलो होती है तो एरोमेटिक, नहीं है तो हो जाएगा हमारे पास एलिफेटिक, ठीक है ना। ये चीज है। और अगर आपने भाई ग्रेजुएशन पढ़ते चले आए तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था एरोमेटिसिटी, तो वहां से आप एरोमेटिसिटी को देख सकते हो कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं होता। तो हम उनकी बात करें जो एरोमेटिक नहीं है लेकिन अनसैचुरेटेड है, हाइड्रोकार्बन है, इस टाइप का कंपाउंड होता है हमारा एल्काइन, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे एरोमेटिक को अगले लेक्चर अगली यूनिट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट भाई अनसैचुरेटेड है किसकी वजह से, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। तो हम बोल सकते हैं भाई एल्काइन में सी ट्रिपल बॉन्ड, सी बॉन्ड पाया जाता है। तो वी कैन से एल्काइन हैव एट लीस्ट वन सी ट्रिपल बॉन्ड सी। मतलब इसमें क्या होगा भाई, कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाना चाहिए एल्काइन की, अगर हम माने तो, ठीक है ना। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और कुछ ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता इसमें है नहीं एल्काइन के बारे में, बहुत छोटी सी चीज है। अभी हम एक काम करते हैं, अभी हमारा एक काम करते हैं कि एल्काइन के ना टाइप्स पढ़ लेते हैं भाई, एल्काइन कितने टाइप की होगी वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एल्काइन की, तो हमारे पास जो एल्काइन होता है ना भाई, ये दो टाइप का होता है। एल्काइन जो होता है ये दो टाइप का होता है भाई। एल्काइन दो टाइप का कैसे काम करते हैं, इसका एल्काइन के एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं। एल्काइन की एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है भाई, CH3, या फिर हम लिख दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कार्बन की 4 वैलेंसी होते हैं ना भाई, बिल्कुल होते हैं 4 वैलेंसी, तो एक हाइड्रोजन से पूरी बाकी 3 बॉन्ड लगा दिए हमने, तो ये एल्काइन का क्या होगा, एग्जांपल हो गया। आप लिख सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी एल्काइन का स्ट्रक्चर है। आप लिख सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी एल्काइन का एग्जांपल है। तो एल्काइन का सीधा सीधा मतलब हुआ कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर यहाँ पर अगर हम कहें क्या सर हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं CnH2n-2, ये फॉर्मूला होता है एल्काइन का। ये बच्चों की कहानी मैं आपको बता दूं, क्यों है बच्चों की कहानी, क्योंकि वहां पर हम जानते हैं कम से कम जहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है तब वहां तो ये फॉर्मूला फिट हो सकता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो हम वहां पर ये फॉर्मूला फिट नहीं करेंगे। तो हम तो ये बोल सकते हैं ना भाई, चाहे एक ट्रिपल बॉन्ड हो, 2 ट्रिपल बॉन्ड हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, है तो एल्काइन ना, तो इसलिए हम वो फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। चलिए अब आते हैं हम कहां पर, एल्काइन की क्लासिफिकेशन।
कि एल्काइन का क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करें भाई एल्काइन कितने प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एल्काइन होती है 2 प्रकार की। पहले टाइप की जो एल्काइन है दैट इज नोन एज टर्मिनल एल्काइन। इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल एल्काइन कहते हैं। ठीक है। दूसरी जो होती है हमारे पास एल्काइन, वो नॉन टर्मिनल एल्काइन होगी। वो क्या होगी? नॉन टर्मिनल एल्काइन। अब हमारे पास क्वेश्चन यही है, सर किस चीज को हम टर्मिनल बोलेंगे, किस चीज को नॉन टर्मिनल बोलेंगे? टर्मिनल मतलब क्या होता है? अगर हम अपनी भाषा में बोले, टर्मिनल मतलब सर छोर, जो लास्ट छोर होगा ना उसको हम टर्मिनल बोलते हैं। जैसे ये है, ये मेरे पास एक पेन है, मैं बोलूँ सर ये इसका लास्ट छोर है, एक इधर मेरा एक लास्ट छोर है, तो ये जो छोर है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों इसके टर्मिनल है। क्या है? टर्मिनल। कहने का मतलब भाई एल्काइन टर्मिनल पर है। हम बोल सकते हैं सर एल्काइन में कौन होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड को मैं कोने पे लगा दूं, मतलब छोर पे लगा दूं, तो उस टाइप के एल्काइन को क्या कहा जाएगा? टर्मिनल कहा जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं सर टर्मिनल एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो कहां पर होता है? एंड पर प्रेजेंट होता है। यानी वी कैन से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन is present at the end of कार्बन चेन। अगर कार्बन चेन के एंड पर अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है सर, उस एल्काइन को बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन। लेकिन अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड एंड पर प्रेजेंट नहीं है, किसी चेन के मिडिल में प्रेजेंट है, मिडिल मतलब ये नहीं बिल्कुल बीचों बीच, टर्मिनल पे नहीं है, कहीं भी हो सकता है ना, तो हम उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनल। यानी कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी प्रेजेंट इज, या फिर बोल सकते हैं इज प्रेजेंट within the carbon chain, मतलब कार्बन चेन के विदिन मतलब उसके अंदर प्रेजेंट है, तो हम उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? हम बोल सकते हैं कि उसको हम नॉन टर्मिनल एल्काइन कहेंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं नॉट प्रेजेंट एट द एंड ऑफ कार्बन चेन के एंड में प्रेजेंट नहीं हो, तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनल एल्काइन। फॉर एग्जाम्पल सर मैंने एग्जाम्पल में कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया सर कार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, चलो इधर ही लिख देते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CH। और एग्जाम्पल लिख सकता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। सर इन दोनों को देखना जरा, दोनों को देख। अच्छा एक एग्जाम्पल इधर भी लिख लेते हैं, चलो CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। आप लिख सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड C H2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। सर अब इन दोनों में जरा देखने की कोशिश करो। यहाँ पर जो मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगाया ना भी, यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड लगाया ये पहले नंबर कार्बन पे, यहाँ से नंबर के ना 1 2 3 1 2 3 4, तो सर पहले नंबर पे कार्बन पर है, हम बोल सकते हैं सर टर्मिनल पे, छोर पे लगाया ना ट्रिपल बॉन्ड, और छोर पर लगाए एक और लगाया, तो सर उसी को हम बोलेंगे टर्मिनल एल्काइन। लेकिन जहां देखिए यहाँ बोल सकते हैं 1 2 3 4, क्या पहले वाले कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं, दूसरे पर। इधर करो 1 2 3 4 5, क्या पहले वाले पे आ रहा है? नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना। कहाँ आ रहा है सर? सेकंड पे आ रहा है, थर्ड पे भी आ सकता है, फोर्थ पे भी आ सकता है, फिफ्थ पे भी आ सकता है, पहले पे नहीं आ रहा, पहले पे नहीं आ रहा है, तो उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनल एल्काइन। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ये चीज क्लियर है। अभी हम क्या बात करने वाले भाई? अब हम जानने वाले, चलिए टर्मिनल एल्काइन ना एक स्पेशल क्वालिटी होती है इसके पास, और वो स्पेशल क्वालिटी क्या होती है जरा आ जाइए इसके बारे में जानते हैं। यहां हम बात करते हैं टर्मिनल एल्काइन के बारे में, कुछ चीजें हम बात करेंगे टर्मिनल एल्काइन के बारे में, कुछ चीजें, क्योंकि ये टर्मिनल एल्काइन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारी ऑल ओवर द यूनिट, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। टर्मिनल एल्काइन को क्या होता है? टर्मिनल एल्काइन की कुछ विशेषता है। देखिए अगर हम बात करें टर्मिनल एल्काइन की, अगर हम बात करें टर्मिनल
एल्काइन की, तो भैया एक चीज याद रखनी है कि टर्मिनल एल्काइंस इज एसिडिक इन नेचर। ये हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे एसिडिक इन नेचर होती हैं। सर ये नेचर में ना थोड़ी सी अम्लीय प्रकृति की होती हैं, एसिडिक नेचर की होती है। कौन? टर्मिनल एल्काइन। अगर हम सर नॉन टर्मिनल की बात करें, क्या वो एसिडिक होंगी? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं होंगी। सर इसका क्या कारण है? फिर इसका कारण आपको समझाते हैं कि जो हमारे पास टर्मिनल एल्काइन है वो आपका एसिडिक नेचर की क्यों होती है। क्योंकि भाई टर्मिनल एल्काइन क्या होता है, हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड है उस कार्बन से एक हाइड्रोजन होगा, इधर कार्बन, इधर कोई भी चीज लगा लो, आर मैंने लगा दे, कुछ भी हो सकता है ना, एनीथिंग एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। दिस इज टर्मिनल एल्काइन बिकॉज इसके कोने पर हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। गॉट इट? बिल्कुल, इसमें कोई समस्या नहीं। सर ये हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड है नंबर 1 की पोजीशन पर आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं टर्मिनल एल्काइन है। अब यहाँ पर एक चीज जानने वाली है आपकी, जानने वाली क्या चीज है भाई? जानने वाली चीज सर हमारे पास ये है, जानने वाली चीज हमारे पास ये है, आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा होगा। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होता है, ठीक है। जहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाए थे तो हमने वहां पर बताया था सर आपका क्या हो सकता है, कोई ऐसा कार्बन हो सकता है जिस पर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, कोई ऐसा कार्बन हो सकता है जिस पर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कोई ऐसा कार्बन हो सकता है जिस पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कोई ऐसा कार्बन हो सकता है जिस पर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कोई ऐसा कार्बन हो सकता है जिस पर एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिस पर एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। सर इन पर हाइब्रिडाइजेशन हमने बताया था, क्या बताया था आपको? कुछ ज्यादा याद नहीं रखना था। हमने कहा अगर बाई चांस किसी कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, आप सीधा आंख मीच के वहां sp हाइब्रिडाइजेशन को बता दोगे। ये हम बताए थे आपको, बिल्कुल बताए थे। अगर किसी कार्बन पर कोई ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। अगर डबल बॉन्ड आ रहा है, अगर डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड में कंडीशन हमने 2 बताई थी, या तो डबल बॉन्ड 1 हो या फिर डबल बॉन्ड 2 हो। अगर डबल बॉन्ड 2 है तो भी वो sp होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड के बराबर, ये मान के चलिए। तो भाई ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, 2 डबल बॉन्ड आ गए तो भी sp। लेकिन अगर डबल बॉन्ड केवल एक ही है तो इसका हाइब्रिडेशन होता है हमारे पास sp2, और ना कोई डबल है ना कोई ट्रिपल है, सर हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। इतना तो पता है ना सर? बिल्कुल, इतना तो पता होना भी आवश्यक है, क्योंकि ये तो हम पहले से बहुत टाइम से जानते हैं और ये बचपन वाली कहानी है। हम अगर आप बीएससी में आके देख रहे हो तो भाई बीएससी में आके आपको पता होगा, ये हम क्लास 9, 10th, 11th, 12th में सब में पढ़ते हैं। और अभी इससे पहले हमने एल्केन पढ़ा है, एल्कीन पढ़ा है, वहां भी इन चीजों के बारे में जानकारी की थी। तो भाई अगर एल्केन है तो वहां पर भाई एल्केन में क्या आता है, सिंगल बॉन्ड आता है, तो वहां पर सारे के सारे कार्बन sp3 होता है। जिस कार्बन पर एक डबल बॉन्ड आ रहा था sp2, 2 आ रहे हैं sp, एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो sp। आप कहेंगे सर 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या? भाई 2 तो लगेंगे नहीं ट्रिपल बॉन्ड, क्यों नहीं लग सकते? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हमारे पास कितनी होती है, 4 होती है। 2 ट्रिपल बॉन्ड लगा दे तो 6 वैलेंसी नहीं हो जाएगी? वो तो पॉसिबल नहीं है ना, कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है, इसलिए यही पॉसिबिलिटी तो ये हमने लिख दी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज आपको जाननी, इसके अलावा क्या जानना सर? इसके अलावा ना हम एक चीज जानेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में। हमारे पास एक क्वेश्चन होता है भाई, अपने पास एक क्वेश्चन होता है, और वो हमारे पास क्या क्वेश्चन होता है, पहले इसको हटा ही नहीं, उसके बाद ही करना है, इसको हटाओ। हाँ भाई, हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि भाई हमारे पास है 3 तरह का हाइब्रिडेशन होता है, sp3, एक होता है sp2 और एक होता है sp। ठीक है, sp3, sp2 और sp। हम ये जानना चाहते हैं कि इन तीनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है। या फिर हम बोल सकते हैं कोई कार्बन है, एक कार्बन है जिसका हाइब्रिडेशन sp3 है, एक कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, और एक कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन sp। वी वांट टू नो अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। इन तीनों के अंदर किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो बताता ना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताता वो बहुत ही सिंपल सी कहानी है, वो होता है हमारे पास परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। तो आपको परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर निकालना आता है? मेरे ख्याल से तो आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो गलत बात है। इधर देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर हम लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और इधर लिख देते हैं चलिए हम क्या, परसेंटेज ऑफ एस करेक्ट, और साथ ही साथ परसेंटेज ऑफ पी करेक्ट।
ठीक है। ओके, टेबल बना लो, टेबल आप लोग बना लेना, मैं रैंडमली लिख देता हूँ, ठीक है। हमारे पास हाइब्रिडेशन से 3 लिख दिया हमने, sp, sp2, sp3, ठीक है। 3 तरह का हाइब्रिडेशन लिख दिया हमने, एक sp है, दूसरा sp2 है, तीसरा sp3 है। सर अगर sp की जब हम बात करते हैं तो sp का मतलब क्या है सर, एक s ऑर्बिटल है, दूसरी p ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल आपस में आगे मिलेंगी ना। जब 2 मिल रही है तो हम बोल सकते हैं सर 50% s होगा, 50% p होगा, बिल्कुल सही है। तो यहां से सर sp में हाइब्रिडेशन 50% s करेक्टर होता है और 50% ही हमारे पास p करेक्टर होता है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल सी कहानी हम बात कर रहे हैं। अगर हम sp2 की बात करते हैं, sp2 की बात करते हैं तो सर यहां होगा 3 लोग, यहां पर क्या होगा 3 लोग, एक s है, 2 p, जितना s होगा p लगभग उसका 2 गुना होगा। तो हम ये बोल सकते हैं भाई टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100 होती है। तो लगभग अगर हम बात करें 100 डिवाइड बाई 3 तो ऑलमोस्ट कितना आता है, 33 पॉइंट समथिंग आता है। तो आप क्या मान सकते हो, हम ये बोल सकते हैं सर s जो है 1/3 भाग होगा ना, 1/1 भाग हो गया, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा लगभग 33% और ये हो जाएगा लगभग 66%। अब दोनों को जोड़ कर बोलेंगे सर 99, मैंने लगभग बोला यहाँ पर है ना, एक वर्ड मैंने यहाँ पर यूज किया ऑलमोस्ट, लगभग इतना होगा। यहाँ पर 33 पॉइंट समथिंग आ जाए 33, और यहाँ पर 66.66 लगभग कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ बात करते हैं sp3 में। अब sp3 में हमारे पास कितने हो गए सर, sp3 में तो हमारे पास 4 हो गए, एक s है, 3 हमारे पास p है। सर एक s है, 3 p ओवरऑल हो गए 4, ठीक है। s कितना है, 1 p कितने 3, तो 1/4, 1/4 का मतलब क्या हो गया सर, 1/4 भाग हो गया, 1/4 मतलब हम बोल सकते हैं सर 25% s होगा, तो बचा हुआ 75% कौन होगा, p। यही तो मतलब है, बिल्कुल। और यही हम निकालना चाह रहे थे कि सर sp में s करेक्टर 50%, p करेक्टर 50%, sp2 में 33 66, sp3 में 25 75। हमको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जाननी है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है सर, बचपन से पढ़ते चले जाते हैं, वैद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं हिंदी में। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, जब कोई भी एटम है जब अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है उसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। खींचेगा कौन सर, खींचता वो है जो न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा होगा, यही मतलब है ना सर। न्यूक्लियस के पास कौन होता है, एस होता है, पी होता है, डी होता है या एफ होता है, सबसे पास कौन होगा, एस होगा। तो जाहिर सी बात है, जहां पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करता हूं, जहां पर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जितना ज्यादा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो भाई मेरे ये बता दो कि sp3, sp2 और sp में अगर हम परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर निकालते हैं तो sp3 में आया था 25%, sp2 में आया था 33%, sp में आया था कितना 50%। तो हम आपसे कहें भाई इन तीनों में से सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कहाँ है, sp में, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी किसकी ज्यादा होगी भाई, sp की ज्यादा होगी। तो हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी sp, उसके बाद sp2, देन sp3। आई होप इतनी बात आपकी क्लियर होगी, और इतनी बात क्लियर है तो हम यहाँ पर एक चीज बोल सकते हैं सर, मेरे पास एक टर्मिनल एल्काइन है CR ट्रिपल बॉन्ड CH, और हम ये बोल सकते हैं बहुत ही अच्छे से क्लियरली कि सर ये जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज होगा, और sp हाइब्रिडाइज होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सर ये H+ के रूप में ना बहुत अच्छे से इस नेगेटिव को निकाल सकता है। मतलब कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं सर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये होगा कि यहाँ से अगर मैं H+ को निकाल दूं तो ये R, यहाँ पर क्या भाई R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, H+ निकलेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नेगेटिव। और ये नेगेटिव क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या है sp, और sp हाई इलेक्ट्रोन नेगेटिव एटम होता है, और इलेक्ट्रोन नेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करता है। इलेक्ट्रोन नेगेटिव एटम क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा स्टेबल। और अगर ये स्टेबल है तो ये किसकी तरह काम करेगा, एक्ट एज एन एसिड। तो ये हमारा एक एसिड की तरह भी काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, टर्मिनल एल्काइन एसिड की नेचर होती है, मतलब एसिड की नेचर होती है क्योंकि ये H+ को निकाल सकती हैं, भाई इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल सी कहानी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा यहाँ से ना क्वेश्चन आ जाता है, सपोज ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है सर, हमारे पास क्वेश्चन ये R
सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, H। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने इसकी रिएक्शन करा दी NaNH2 से, NaNH2 क्या होता है सर? होता क्या अपन को पता है, क्या पता सर? Na प्लस होता है, NH2 माइनस होता है। बिल्कुल, यहां पर भी क्योंकि एसिडिक नेचर होते हैं ना, तो C माइनस होता है, H प्लस होता है। वही क्या कराना अभी, इसका प्लस आएगा इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस, तो NH2 जो है H के साथ मिलकर क्या निकाल लेगा? NH3। भाई NH2 H के साथ मिलकर NH3 निकाल लिए, प्लस यहां से क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। जब H प्लस निकलेगा तो C निगेटिव बचेगा, और इस निगेटिव से लगने कौन आ जाएगा? अपना Na पॉजिटिव आ जाना। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये हमारे पास एक एसिड की तरह एक्ट करेगा, तो ये हमारे पास एक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अच्छा एक रिएक्शन होती है, जैसे हमसे करेक्शन पूछ ली, आपसे कहा जाए सर मेरे पास ना ये है, मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, हमने रिएक्शन कराई सर किसके साथ? NaNH2 के साथ रिएक्शन करा रहा है। ठीक है, हमारे पास कोई कंपाउंड बन गया A। ओके, अच्छा जो A बना है ना, उसकी रिएक्शन आप वापस से करा दो। किससे कराएं सर? मान लीजिए मैंने CH3Cl के साथ रिएक्शन करा दी, अब बताओ जो B बनेगा वो क्या बनेगा? नाउ अब बताना आपको, जो B है, अब मुझे ये बता दो A क्या बनेगा और B क्या बनेगा। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत सिंपल सी। ऐसे हम आगे बहुत सारे रिएक्शंस करने वाले हैं, देखिए कैसे करेंगे। अपने पास सर CH3 है, ठीक है, C है, ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे NaNH2 से, क्योंकि हमको पता है Na प्लस NH2 माइनस है, तो NH2 H के साथ मिलकर NH3 निकाल लेगा, बिल्कुल निकाल लेगा भाई, क्योंकि अपन को पता है ना कि यहाँ पर क्या भाई C नेगेटिव H प्लस होता है, बिल्कुल होता है। तो C नेगेटिव H प्लस NH2 के साथ मिलकर NH3 निकाल लेगा, और निकालने के बाद क्या बना देगा सर? CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, सर ये बनेगा A। दिस वन इज ये है हमारा, तो ये तो हमने पहले ही जान लिया था। अब मान लीजिए इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं सर? इसकी रिएक्शन करा रहे हैं CH3Cl के साथ। अब क्या होएगा ये बता दो भाई साहब, होएगा कुछ ज्यादा नहीं, होएगा कुछ ज्यादा नहीं। हमको पता है Cl और कार्बन, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव पर अटैक करेगा, इस Cl को बाहर कर देगा, और बाहर करने से क्या होएगा भाई? क्या होएगा भाई? ये होएगा कि ये सोडियम Cl को लेकर बाद NaCl बना लेगा, और NaCl बनाने के बाद ये हमारे पास CH3 था, सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये जाके अटैक किया कहां पर? CH3, तो इससे कौन लग गया है? CH3 लग गया, CH3 लग गया ना। उसके बाद Na जो है Cl के साथ मिलकर NaCl निकाल, कुल मिलाकर ये कौन बनेगा सर? ये बन गया हमारे पास प्रोडक्ट B, जो हमसे पूछा था A क्या बनेगा और B क्या बनेगा। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ठीक है, इसके बाद इस लेक्चर को हम सोचते हैं यहीं ख़त्म करते हैं, यहीं पर रोकते हैं। और आपको एक और चीज़ भाई, एल्काइन की जो IUPAC नेमिंग है वो भी आपको आनी चाहिए। तो एक काम करना, आप IUPAC को अलग से नहीं करा रहे, मैंने ऑलरेडी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं सबकी IUPAC नोमेनक्लेचर की एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर उनकी IUPAC को पढ़ लेना। ठीक है, तो भाई IUPAC नहीं करेंगे, इसके बाद अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जो एल्काइन है उनकी प्रिपरेशन को, यानी कौन कौन सी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनसे हमारा एल्काइन बनता है, उनको हमें पढ़ना है, और फिर उसके बाद आगे पढ़ना है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, देन केमिकल प्रॉपर्टी, दैट्स ऑल। बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, बहुत छोटी यूनिट है। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। बस आपसे एक उम्मीद रखना चाहेंगे, और वो उम्मीद ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करें। जितने लोग भी आपको मिलते हैं, जो भी आपको मिलते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं जिसको भी इन टॉपिक्स की ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ तक भेजिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक, एक नई एनर्जी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।